हाय एवरीवन, हाइड्रोजन पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स और उनके कुछ प्रॉपर्टीज को जो है देखे थे। अब बारी आती है हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स या उसके कंपाउंड्स जो कि काफ़ी कॉमन हैं। तो उसमें से सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे डाई हाइड्रोजन की, मतलब खुद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। डाई हाइड्रोजन H2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाई हाइड्रोजन के प्रिपरेशन की बात करेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे डाई हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। कई कॉमन रिएक्शंस तो ऑलरेडी हम लोग पहले से जान रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, कंप्लीट डिकम्पोजिशन यदि हो, उसके बाद मेटल का एसिड से रिएक्शन हो, ऐसे कई कॉमन से रिएक्शन है। सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब बताए हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा करके यदि किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। बोल रहा है कि एसिड या बेस मिला हुआ जो वाटर होता है, जैसे 2H2O लिक्विड, लेकिन यह प्योर वाटर नहीं होगा, इसमें या तो एसिड मिला हुआ होगा या फिर बेस मिला हुआ होगा, और इससे हम लोग पास करवाते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करवाओगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बताएं कि इसमें एनोड कैथोड दो टर्मिनल्स होते हैं, तो यह टूटेगा और टूट करके बनाएगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस। यह जा करके कैथोड पे लिबरेट होगा और यह जा करके एनोड पे लिबरेट होगा, ऐसा। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिलते हैं। हाइड्रोजन गैस एनोड पे, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहाँ जा कर के मिलता है? एनोड पे। अब बोलोगे कि सर इसमें प्योर वाटर जो है हम लोग क्यों नहीं लेते हैं, एसिड या बेस मिलाना ज़रूरी क्यों है? इसका सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल या रीजन क्या है जो समझोगे। यदि बात करें इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि यह जो H2O है यह सेल्फ डिकम्पोज करता है, मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन होता है और ये बनाता है हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन वाटर का यह जो सेल्फ आयोनाइजेशन है यही पॉसिबल नहीं हो पाता है आसानी से। वाटर मॉलिक्यूल की आप बात करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर है ना, O और H के बीच बॉन्ड है, तो ठीक है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यह हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, लेकिन साथ ही साथ O और H का जो बॉन्ड है वह एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नॉट या वेरी वीक बॉन्ड, बहुत कमज़ोर बॉन्ड नहीं है कि आसानी से टूट जाएगा। तो ऐसे जैसे हम लोग तोड़े H प्लस और OH माइनस में, ऐसे बड़ा आसानी से हो नहीं पाता है इसमें। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें एसिड मिलाओगे, तो एसिड मिलाओगे मतलब H प्लस देगा ना वह एसिड, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से H प्लस को लेगा और ये पहले तो बनाएगा ऐसा हाइड्रोनियम आयन, एक लोन पेयर बचेगा प्लस, और अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया ना, तो इस केस में यह जो बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर भी हो गया और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तब ये आसानी से अभी कोई भी एक हाइड्रोजन को लेकर के जो है H प्लस यहाँ से रिलीज करेगा और फिर यहाँ से H2O बनेगा, ऐसा। तो यह जो H प्लस रिलीज हुआ दिस वन, तो एसिड और बेस मिलाते हैं ताकि वाटर का आयोनाइजेशन बढ़ जाए, जल्दी से आयोनाइज करे, जल्दी से H प्लस और OH माइनस आयन फर्निश करे। वाटर में एसिड या बेस मिलाने का जो है यही एक मेन पर्पस होता है, क्योंकि प्योर वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर वाटर लोगे चाहोगे कि ऐसे आसानी से टूट जाए तो बड़ा समय लग जाएगा इसमें, इसलिए थोड़ा बहुत एसिड वगैरह मिलाना उसमें बहुत ज़रूरी होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद सबसे पहले तो आयोनाइजेशन हो गया वाटर का। अब हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में चूंकि दो टर्मिनल होना है, कैथोड और एनोड, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन
रिडक्शन माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, कैथोड पे हमेशा कैटायन जाता है, याद रखोगे। तो यह जो H+ है वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा H में। तो यदि ऐसा आप 2H+ लेते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यह 2H बन जाएगा, और यही 2H मतलब ऐसे हुआ H+H, तो ये मिल करके वापस H2 बन जाएगा। सेम काम यदि आप कराने वाले हो एनोड पे, तो एनोड पे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होना है ऐसा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनायन का। तो जैसे आप ऐसे 2OH- लेते हो तो यह बनेगा 2OH में प्लस निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2OH कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा H2O प्लस हाफ O2 में, इस प्रकार से। तो यहाँ जो 2OH- मिल करके या 2 इलेक्ट्रॉन फर्निश किया, वही 2 इलेक्ट्रॉन H+ यहाँ गेन करता है रिएक्शन के दरमियान, और ये जो है रिड्यूस हो जाता है। अब जो यहाँ से वाटर बना फिर से वही काम होगा, वाटर का आयोनाइजेशन होगा, H+ OH- बनेगा, फिर उसका एनोड कैथोड पे रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन गैस बनाया जा सकता है, प्योर वाटर का नहीं, क्योंकि प्योर वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजेशन काफ़ी स्लो होगा। तो एसिड और बेस मिलाएंगे जो इसका आयोनाइजेशन को इन्हांस करेगा, और जब आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो जल्दी से H+ OH- बनेंगे, फिर ऐसा एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होकर के जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का फॉर्मेशन होएगा। उसके बाद अगला मेथड जो है इसमें लैबोरेटरी प्रिपरेशन, लैबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं। तो सेकेंड मेथड इसमें है लैब प्रिपरेशन, लैब मेथड। लैबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, तो बोल रहा है कि इसमें सिंपल सा रिएक्शन है, जिंक का रिएक्शन करवाया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, और यह प्योर जिंक नहीं होता है, दिस इज ग्रैनुलेटेड जिंक, दिस इज ग्रैनुलेटेड जिंक। या ग्रैनुलेटेड जिंक क्या है, तो जिंक जिसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी के रूप में कॉपर रहता है, जिंक कंटेनिंग कॉपर एज इम्प्योरिटी, कि वैसा जिंक जिसमें कॉपर इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग ग्रैनुलेटेड जिंक के नाम से जानते हैं। अब बोलोगे इसमें कॉपर क्या है, तो कॉपर इसमें काम करता है कैटलिस्ट का, इसलिए प्योर जिंक के साथ रिएक्शन होएगा लेकिन समय लगेगा, रेट स्लो होगा। लेकिन वही ग्रैनुलेटेड जिंक लेते हो तो चूंकि इसमें कॉपर है जो सिर्फ कैटलिस्ट का काम करेगा, तो रिएक्शन फिर आसानी से होगा। तो जब जिंक रिएक्शन करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सिंपल सा रिएक्शन हम लोग जानते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो लैबोरेटरी में ऐसा ही हाइड्रोजन बनाया जाता है, अच्छा यील्ड में हाइड्रोजन यहाँ से प्राप्त होता है। एक बात और जो यहाँ ध्यान रखना है कि जिंक के साथ यहाँ जब भी लोगे ना तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, कंसंट्रेटेड नहीं लेना है। क्या होगा कंसंट्रेटेड लेंगे तो फिर दूसरा रिएक्शन होना है। यदि यहाँ आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की इस्तेमाल करते हो तो हाइड्रोजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड रहता है ऐसा। तो समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ध्यान रखोगे कि यदि जिंक और H2SO4 का रिएक्शन आए तो डायरेक्ट H2 निकाल नहीं देना है, देखना है कि वह एसिड डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट यदि रहेगा तभी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, अन्यथा सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन वहाँ से हो जाना है। यदि कंसंट्रेटेड रहा तो प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है हम लोग को। ऐसा क्यों होता है, ये सब एसिड के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जो क्लास 12 में आप पढ़ोगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में डिटेल में काफ़ी, तो वहाँ फिर जानोगे।
कि क्यों कंसंट्रेटेड के साथ ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड हो जा रहा है, डाइल्यूट के साथ हाइड्रोजन निकल रहा है। एक ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि जो देखो कंसंट्रेटेड एसिड कहने का मतलब कि वह जल्दी H+ में नहीं टूटेगा क्योंकि वाटर उसमें कम होता है, और जल्दी वह H+ में नहीं टूटेगा तो H+ का कंसंट्रेशन कम होएगा, और H+ का कंसंट्रेशन कम होगा तो हाइड्रोजन गैस बनने का फिर वहाँ से पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो एक यह रीजन हम लोग दे सकते हैं। तो अब नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे हम लोग। दो मेथड्स देख चुके, उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स। मेटल का रिएक्शन एसिड से होने पर भी हाइड्रोजन गैस देता है, तो बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन है, लेकिन सारे मेटल्स नहीं और सारे एसिड्स भी नहीं। सेलेक्टेड एसिड्स होते हैं, सेलेक्टेड मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स होंगे ना, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे थोड़ा सा, और काफ़ी डिटेल में पढ़ना है क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे। तो फिलहाल बता देते हैं हम कि जैसे कुछ मेटल्स हैं, जिंक है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ऐसे जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे एक तो अभी हम लोग देखे ही कि जिंक का रिएक्शन आप डाइल्यूट H2SO4 से करवाते हो तो ZnSO4 + H2 निकलता है। एक तो यह रिएक्शन देखे ही। उसी प्रकार से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हो तो यहाँ से भी कुछ वैसा ही होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। उसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड आप ले सकते हो, Mg+2HNO3 डाइल्यूट MgNO3 का होल 2 + H2, ऐसे सारे ले लिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक लिए, डाइल्यूट नाइट्रिक लिए। डाइल्यूट एसिड का बेसिकली यूज होना है, बस इतना ध्यान में रखोगे। यदि आप HNO3 की रिएक्शन की बात करो ना, काफ़ी सेलेक्टिव रिएक्शन होता है HNO3 का। यदि ऐसा आप रिएक्शन करवाने वाले हो डाइल्यूट HNO3 का जिंक से, तो भाई प्रोडक्ट यहाँ कुछ अजीब सा बन जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं इवॉल्व होगा, ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन हो करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, दिस वन। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस सारे मेटल्स नहीं देते हैं, बहुत कम हैं, और उसमें से दो बहुत कॉमन Mg और Mn। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर द टू मेटल्स विच रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। Metals other than these two generally do not evolve hydrogen gas on reaction with dilute HNO3। और यह सिंपल नेचर पे डिपेंड किया, इसका कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप ज़बरदस्ती इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ रेडॉक्स हुआ या ये हुआ, तो वो कोई फैक्ट नहीं होता है इसमें। तो ये आपको याद ही रखना होगा डायरेक्ट कि कुछ मेटल्स मैग्नीशियम और मैंगनीज हैं जो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देंगे, और बाकी मेटल्स जो है अलग रिएक्शन करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इवॉल्व होता है, मेटल का नाइट्रेट बनेगा और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। तो मेटल्स तो चलो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दिया, ऐसे कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन से भी आप करवा सकते हो। जैसे मान लो कि एसिटिक एसिड लिया आपने CH3COOH, एसिटिक एसिड लिया, इसका रिएक्शन आप चाहो तो मैग्नीशियम से करवा सकते हो, तो मैग्नीशियम एसीटेट बन जाएगा, 2 मोल लेते हैं हम लोग,
का होल 2 Mg प्लस H2। तो ऐसे ऑर्गेनिक एसिड का रिएक्शन से भी जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। उसके बाद कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देते हैं। कौन कौन से मेटल्स हैं ये पूरा कहानी जो है ना बताए क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें जानोगे, तो उस सारे बात को बताना भी पॉसिबल नहीं है। बस उसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग जानते हैं। तो जैसे एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मिला, वैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस बन सकता है या बनाया जाता है। तो बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स, मेटल्स पर वाटर का रिएक्शन से, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स, इसमें से बताया कि काफ़ी सेलेक्टिव मेटल्स हैं, जैसे अल्कली मेटल खास करके सोडियम, पोटासियम, लिथियम वगैरह, जो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस तो देते हैं लेकिन रिएक्शन काफ़ी फाइग्रस होता है, काफ़ी फाइग्रस होता है। फाइग्रसली रिएक्ट, फाइग्रसली कहने का मतलब कि रिएक्शन के दरमियान बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, रिएक्शन एक्जोथर्मिक नेचर का होता है। ऐसा जैसे सोडियम की रिएक्शन करवाओगे आप वाटर से, जानते हैं हम लोग, बहुत फ्रीक्वेंट रिएक्शन है। तो यह बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। अच्छा, लेकिन वही कुछ और मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम लेकर के चलोगे आप, तो यहाँ रिएक्शन उतना वायलेंट नहीं होता है। बस अल्कली मेटल का रिएक्शन, ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं उनका रिएक्शन वायलेंट होता है। देखो हाइड्रोजन यहाँ भी बन रहा है, हाइड्रोजन यहाँ भी बन रहा है, लेकिन यह रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक नेचर का होता है। पढ़े होगे पहले कि सोडियम मेटल को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, वैसे खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कहीं भी देखते हो लोहा वगैरह फेंका हुआ रहता है, वैसे कहीं भी सोडियम मेटल फेंक करके आप नहीं रख सकते हो। रीज़न है कि वह सोडियम मेटल वाटर से काफ़ी वायलेंट रिएक्शन करता है। कोई जरूरी नहीं वाटर रहे, वाटर के जगह मॉइस्चर भी रहे तो वहाँ से भी रिएक्शन हो सकता है। तो सोडियम मेटल वाटर से काफ़ी वायलेंट रिएक्शन करके जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और या हाइड्रोजन, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस वन हीट, तो इसी के चलते आग पकड़ लेता है ना। पानी में आग लगा सकते हो आप, कैसे? सोडियम मेटल डाल करके उसमें। अच्छा, तो ये कुछ रिएक्शंस हुए मेटल का वाटर से, जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। लेकिन काफ़ी सेलेक्टेड मेटल्स, सारे मेटल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। कोई मेटल है कि डायरेक्ट नॉर्मल वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, कोई मेटल है कि उसके लिए हीट करना पड़ेगा। तो मेटल का रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और बताया उन सारी चीज़ों के बारे में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है पढ़ोगे। उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ अल्कलीज ऑन मेटल्स। अल्कलीज मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड, याद रखना है, ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सिलेक्टेड मेटल्स ही हैं, जैसे बेरिलियम का रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो तो यह Na2BO2 प्लस H2, दिस इज सोडियम बेराइलेट। सेम 2 एल्यूमिनियम प्लस 2 NaOH प्लस 2 H2O, तो NaAlO2 प्लस 3 H2, दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। हाइड्रोजन का मेन इंपॉर्टेंस देखना है, साइड प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। Sn प्लस 2 NaOH प्लस H2O, तो यहाँ से भी Na2SnO3 प्लस 2 H2, दिस इज सोडियम अस्टेनेट। ऐसा
तो सब में देख रहे हो कि यहाँ से इवॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन और साथ ही साथ बन रहा है उस मेटल का ऑक्साइड। लेकिन मेटल का ऑक्साइड डायरेक्ट नहीं, वह सॉल्ट के फॉर्म में है। देख रहे हो, उसके साथ यहाँ मेटल भी जुड़ा हुआ है, सोडियम सब में जुड़ा हुआ है। सोडियम बेराइलेट बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, सोडियम स्टैनेट बना, ऐसे। तो इन प्रोडक्ट्स को याद रखना इसमें ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन साइड प्रोडक्ट मतलब जो यहाँ ऑक्साइड बन रहा है मेटल का एज ए सॉल्ट, उसको भी याद रखना यहाँ उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद प्योर हाइड्रोजन हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्योर हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं। प्योर हाइड्रोजन ऐसा, तो इसमें से कुछ कॉमन मेथड्स हैं। डायरेक्ट रिएक्शंस हम लोग लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हो तो यहाँ से मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 निकलेगा, ऑलमोस्ट 100% प्योर हाइड्रोजन बनता है। उसी प्रकार से सोडियम हाइड्राइड है, इसका रिएक्शन आप वाटर से करवाते हो तो यहाँ से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ऑलमोस्ट प्योर हाइड्रोजन। और उसी प्रकार से एल्यूमिनियम का रिएक्शन आप अल्कली से करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये KAlO2 प्लस 3H2। तो ये जो कुछ रिएक्शंस है, मैग्नीशियम का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, या सोडियम हाइड्राइड का H2O से रिएक्शन, या फिर एल्यूमिनियम का अल्कली के साथ रिएक्शन, तो इन सबसे जो हाइड्रोजन बन रहा है ऑलमोस्ट 100% प्योर हाइड्रोजन होता है, इसमें नहीं है। अब यह जो लास्ट का मेथड है एल्यूमिनियम का अल्कली से रिएक्शन करके हाइड्रोजन का बनना, इसको हम लोग बोलते हैं यूएनओज मेथड। यूएनओज मेथड ध्यान रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाई हाइड्रोजन बनाने का यूएनओज मेथड जो है कौन सा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूएनओज मेथड। और बोल रहा है कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए जो है इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। अब मिलिट्री पर्पस में डाई हाइड्रोजन का क्या यूज है, बेसिकली फ्यूल वगैरह बनाने के लिए वहाँ यूज किया जाता है डाई हाइड्रोजन का, और इसी मेथड से जिसको यूएनओज मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आता है कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन हम लोग बोलते हैं जिस मेथड से इंडस्ट्री में बनाया जाता है उसको कॉमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस डायरेक्ट याद ही रखना होगा। लग रहा होगा इतने सारे रिएक्शंस बताए जा रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई ट्रिक होता भी नहीं है, इस रिएक्शन को रटना ही होगा। बस थोड़ा थोड़ा बात जो ट्रिक के रूप में आप अपना सकते हो कि हाँ एसिड के साथ हाइड्रोजन देगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन देगा, अब उसमें भी सारे मेटल्स तो नहीं दे रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिएक्शंस को याद रखना। तो कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड मतलब समझे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज में डाई हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है। डाई हाइड्रोजन बनाना जरूरी इसलिए है ना क्योंकि डाई हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन्स वगैरह बना सकते हो और हाइड्रोकार्बन से जो है आप उसका यूज फ्यूल के रूप में कर सकते हो, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से पहला है बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसको। सेकेंड मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक।
स्टीम समझ रहे हो, वाटर वेपर, कोक से उसका रिएक्शन, कार्बन कहलाता है कोक प्लस H2O, हाई टेम्परेचर 1270 केल्विन निकेल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस, या यही कहलाता है सीन गैस। याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाटर गैस बोलेंगे जब रेशियो 1:1 होगा, और सीन गैस तब बोलेंगे जब कोई भी रेशियो होगा। ऐसा कोक, दिस वन इज स्टीम। देखो 3 चीज होता है, एक होता है कोल, इसी को हम लोग चारकोल भी बोलते हैं कभी कभी, और फिर एक ही है कोक। ठीक, तो कार्बन के जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह से तो पहले कोयला बनता है, हम लोग जानते हैं। अब उस कोयला को यदि आप हीट करोगे तो बहुत ज़्यादा हीट करने से क्या होता है कि उसमें जो वोलाटाइल मटेरियल होता है, मतलब उस कोयला में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो है बीच में घुसे हुए हैं, या जो भी वोलाटाइल मटेरियल है, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह का पोर्शन, हीट करने से वह वोलाटाइल मटेरियल वहाँ से निकल जाता है, उड़ जाता है। तब जो वहाँ बचेगा वह मेनली प्योर कार्बन बचेगा, और वही उसमें कहलाता है कोक, या हम लोग चारकोल जो है। सिमिलर चीज़ है सब। तो फिलहाल जानोगे कोक का मतलब प्योर कार्बन, और ये आता कैसे है, तो वही कोल वगैरह को हीट करके जिसमें वोलाटाइल मटेरियल्स जो है वहाँ से हट जाता है, या फिर लकड़ी वगैरह का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से भी जो है बनाया जाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आगे पढ़ोगे इन सारे मेथड्स के बारे में। यह जो वाटर गैस है ना, यह बोल रहा है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है। इंडस्ट्रियल फ्यूल, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री में जब फ्यूल का ज़रूरत पड़ता है तो लोग वहाँ गैस नहीं जलाता, वहाँ लोग कोयला का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि ऐसे चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और रीज़न क्या है, इंडस्ट्रियल फ्यूल का काम या वाटर गैस कैसे करता है, तो बोल रहा है कि यह स्टीम के साथ कंबाइन करके बर्न करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। देखो ये वाटर गैस हुआ, जब इसको स्टीम से फिर से कंबाइन करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और 2H2 डाइहाइड्रोजन, ऐसा। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ इन्वॉल्व होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के कारण जो है इस मेथड को इंडस्ट्रियली प्रीफर किया जाता है डाइहाइड्रोजन बनाने के लिए, जहाँ यह काम करता है इंडस्ट्रियल फ्यूल का। उसके बाद कॉमर्शियल मेथड में एक और भी मेथड है, और वह है लेंस मेथड। तो अगला मेथड इसमें लेंस मेथड इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। लेंस मेथड ध्यान में रखना है। इसमें क्या किया जाता है, तो बोल रहा है कि पैसेज मैंने पास करवाना, अल्टरनेट करेंट्स ऑफ स्टीम एंड वाटर गैस ओवर रेड हॉट आयरन लिया जाता है, और उसमें अल्टरनेट एक बार वाटर गैस पास करवाया जाता है, और एक बार वाटर वेपर। क्या बोले, रेड हॉट आयरन, लोहा को जब गर्म करते देखते हो एकदम लाल हो जाता है, तो उस तरह का आयरन चाहिए, और उसमें एक बार पास करवाना है स्टीम, फिर एक बार पास करवाना है वाटर गैस, अल्टरनेट करके। कैसे, तो इसमें फिर 2 रिएक्शन हो जाता है। एक यहाँ से ऑक्सीडेशन होता है, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेज हम लोग बोलेंगे। इसमें क्या करना है कि वाटर वेपर को रेड हॉट आयरन से
4H2O, दिस इज स्टीम। हाई टेम्परेचर 1075 केल्विन के आसपास, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe3O4 प्लस 4 मोल H2 गैस प्लस 161 किलो जूल एनर्जी। अच्छा, तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, यहाँ निकालोगे तो आ जाएगा कितना, +3 आ जाएगा, या +3 नहीं एक्चुअली, या फ्रैक्शन में आएगा +8/3, या जो है ना, या मिक्सचर है FeO प्लस Fe2O का। दिस इज फेरस ऑक्साइड, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। बेसिकली यहाँ जानो कि जब रेड हॉट आयरन से सुपर हीटेड स्टीम मतलब इतना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, स्टीम तो बनने लगता है तो वाटर को गर्म करोगे थोड़ा सा तभी, लेकिन वह नॉर्मल स्टीम नहीं, एकदम इतना टेम्परेचर का होना चाहिए, सुपर हीटेड स्टीम। तब यह वाटर को जो है आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है इसमें फेरोसोफेरिक ऑक्साइड में, जो इन दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर है, और यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन गैस। उसके बाद फिर इसमें रिडक्शन स्टेज भी होता है, इसमें रिडक्शन स्टेज भी होता है। और रिडक्शन स्टेज में क्या है कि यह जो बना है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड या वाटर गैस का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे कंबाइन करके रिड्यूस हो जाता है। यहाँ इस आयरन का रिडक्शन हुआ, ऐसा यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +8/3 है ना, यहाँ 0 हो गया, या ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ आयरन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है, फ्री आयरन है, तो ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और फिर एक बार और कि इसी फेरोसोफेरिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन भी रिड्यूस कर सकता है +4H2O, इस प्रकार से। काफ़ी इंपॉर्टेंट था या लेंस मेथड, और क्या है इसमें समझे बात को, एक बार फिर से हम बता देते हैं, ध्यान में रहेगा। सबसे पहले बोल रहा है इसमें कि रेड हॉट आयरन से स्टीम और वाटर गैस एक एक करके जो है पास करवाया जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे। तो जब इससे स्टीम पास करवाओगे, नॉर्मल नहीं, सुपर हीटेड स्टीम, टेम्परेचर देख लो, तो यह आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड में, और हाइड्रोजन गैस साथ में इतना एनर्जी निकलता। तो यही हाइड्रोजन गैस का हमको ज़रूरत था। फिर क्या करते हैं कि एक बार फिर जब हम लोग वाटर गैस पास करवाते हैं, तो वाटर गैस माने CO और H2 का मिक्सचर, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और जो आयरन का ऑक्साइड है इसको आयरन में रिड्यूस कर देते हैं, और साथ में एक बार H2O निकलेगा और एक बार जो है सो CO2 निकल जाएगा। तो ये टोटल मेथड्स थे बनाने का डाइहाइड्रोजन को, और इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हुआ, एक यही लेंस मेथड, और दूसरा इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक यूएनओच मेथड जो पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है, ध्यान रखोगे। तो प्रिपरेशन तो सारा देख लिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है डाइहाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।